Hello, good morning, all of you. So, today we are discussing the lecture of accounting ratio with respect to ROI. This is return on investments. Basically, अगर हम बात करें ROI की, ROI means return on investment. हमारी जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाती है। जैसे हम लोग बच्चों पैसों लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पैसे। जब हम पैसे लगाते हैं तो उस पर हमें क्या मिलेगी? रिटर्न मिलेगी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न। तो दिस रेशियो रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये पूरी ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा है। कंपनी के पास जितना ओवरऑल प्रॉफिट्स होता है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर मुझे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट जानना है तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट अर्न एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न। देखिए जरा, कंपेयर किसको करने को कह रहा है? एक कंपेयर करने को कह रहा है प्रॉफिट अर्न को, कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितनी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई टू अर्न इट, इसे कमाने के लिए। मतलब अगर हम ROI बोलते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। इसका मतलब हम इन्वेस्ट करके क्या पैसा कमाते हैं। सपोज करिए कि आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं और उस बिजनेस में आप 5 लाख रुपए लगाते हैं। पर पता है आपको बच्चों कि जब हम बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो क्या हम ये बात बाद में डिसाइड करेंगे? ये बात हम पहले डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कमाना चाहते हैं हम इस बात को पहले से डिसाइड कर लें कि 10% हमारे को रिटर्न चाहिए, 20% हमें रिटर्न चाहिए, 30% हमें रिटर्न चाहिए, जो भी हमें रिटर्न चाहिए ये रिटर्न पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। दिस इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए इसका नाम पड़ा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द ROI। हम हमेशा कहते हैं कि भैया हमारी रिटर्न बढ़िया आनी चाहिए। रिटर्न बढ़िया आनी चाहिए का मतलब कैसे आएगी? जब आप कंपनी में पैसे लगाओगे और लगाने से पहले आप पहले ही डिस्कस कर लोगे कि मेरे को इतने परसेंट रिटर्न कंपनी में चाहिए। तो दिस रेशियो इज यूजुअली ए परसेंटेज इज द रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, और यील्ड ऑन कैपिटल। तीन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। या मैं इसे रेट ऑफ रिटर्न बोलूँ, या मैं इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूँ, या मैं इसे यील्ड ऑन कैपिटल बोलूँ, यानी कैपिटल पर लगाने वाला पैसा जो आप प्राप्त करते हैं। द टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रेफर टू द लॉन्ग टर्म फंड्स डिप्लॉयड इनटू द एंटरप्राइजेस, राइट। एंटरप्राइज में यानी कंपनी में यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में, किसी की भी बात करिए, जो हम पूरा लॉन्ग टर्म पैसा लगाते हैं उस फंड से हम क्या कमाते हैं, बस वही हमारा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। एज डिफाइंड अर्लियर, लॉन्ग टर्म फंड्स आर ऑल्सो नोन एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं तो आप जवाब देंगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। अंडरस्टैंड, ये सब क्या होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, विच मीन्स द टोटल ऑफ द शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अगर हम शेयर होल्डर फंड को जोड़ दें प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स को जोड़ दें तो दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोले। इसका मतलब हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी पड़ी है, उस बैलेंस शीट में लोन भी पड़े। अगर मैं डेप्ट, लोन को यहाँ वर्ड यूज करेंगे डेप्ट, अगर मैं डेप्ट की बात करूँ और शेयर कैपिटल की बात करूँ, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वी कैन इजिली से इट इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसा लगाना। अब पैसा किस फॉर्म में लग सकता है? एक कंपनी के अंदर जो पैसा लगता है वो इक्विटी की फॉर्म में भी लगता है और आपको पता है डेप्ट की फॉर्म में भी लगता है। दोनों को मिला लिया जाएगा तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या होती है? ROI के फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें। क्या हम बोलना चाहते हैं? दैट्स आई वांट टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और हमें क्वेश्चन को समझना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट देने से पहले। दिस इज माय वन कंडीशन कि मैं टॉपिक कह रहा हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, और शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले कितना प्रॉफिट। मैं ये जानना चाहता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द बिफोर पार्ट। तो देखिए ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पर हम कितनी रिटर्न कमा रहे हैं। ठीक है, हमने पैसे कमा लिए। जो आपको पता है, हमें वी नो वेरी वेल कि हमारी गवर्नमेंट कहती है, अब जब आप मान लो आप कहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो डेप्ट भी होगा ना, लोन भी होगा, तो लोन पर क्या दोगे आप? ब्याज। तो मैं जानना चाहता हूँ ब्याज देने से पहले कितने पैसे कमाए, दिस इज इंटरेस्ट। सेकंड, गवर्नमेंट मांगेगी टैक्स क्योंकि तुमने पैसा कमा लिया, फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट से पहले, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले, तो ये भी हो गया टैक्स। फिर आप बोलोगे शेयर होल्डर को देने से पहले क्या? डिविडेंड। तो हमें जो अर्निंग कैलकुलेट करनी होती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, वो हमेशा बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड की फॉर्म में चाहिए होती है। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने लगाया, इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरओआई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिटर्न द फॉर्मूला इनटू द माइंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इसका रीजन आपको पता चल चुका है, क्योंकि हम अपनी, देखो बच्चों, अगर हम रिटर्न ही नहीं कमा पा रहे तो हम ब्याज क्या दे पाएंगे? मान लो आप पहले ही लॉस में चल रहे हो, तो आप ब्याज कैसे दोगे? आप ब्याज नहीं दे पाओगे, बैंक वाला आप पर भरोसा नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करोगे, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा, मान लो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी। तो टैक्सेशन देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर कंपनी में क्यों पैसा डालेगा? इन तीनों से पहले हम क्या कमाना चाहते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तभी हम कंपनी का आंसर निकाल पाएंगे कि हमारी आरओआई, आरओआई का मतलब क्यों माना गया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अंडरस्टैंड? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे वो कहता है, आगे अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो वो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। वो हमें बोलता है दिस रेशियो इज कंप्यूटेड एज अंडर दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, सिंस द कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इंक्लूड शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। मैंने आपको बोला था अभी कि शेयर होल्डर फंड मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल की बात हो रही है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल प्लस कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन्स, दोनों को जोड़ देंगे, ये कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन जो आप पे करोगे लॉन्ग टर्म लोन पे, विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। उसे प्रॉफिट से माइनस नहीं करो, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो मुझे तो ये देने से पहले प्रॉफिट निकालना है, इसका मतलब इसको माइनस कैसे कर सकते हो? वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, जब हम इस रेशियो को निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई। आई वाज टॉकिंग कि ये कंसेप्ट हमने किस तरीके से यूज किया, और कंपनी के अंदर हमने इसको एनालिसिस किया। नाउ आई एम गोइंग राइट डिस्कस विद यू कि ये जो कंपनी का फॉर्मूला हमने लॉन्च किया है, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, इसको निकालने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसको निकालने के लिए? आरओआई को। आई एम टॉकिंग अबाउट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम जो पैसे लगाएंगे उस पर हम कितनी रिटर्न कमा सकते हैं, कितनी रिटर्न कमा सकते हैं कंपनी के हिसाब से। रेशियो चैप्टर में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ध्यान रखिएगा, तीन चीजें देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले, और शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले। क्या सर हम आगा पीछा कर सकते हैं? यानी अगर हम आपसे ये डिस्कस करें अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो देखो मैंने टैक्स पहले बोल दिया, इंटरेस्ट बाद में बोल दिया। बोलने को बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच टू हाउ टू कैलकुलेट इट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है पहले आप अपने ब्याज को पूरा कर दो, फिर आप हमारे, क्योंकि जो इंटरेस्ट है आप जानते हैं 11th में फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में पहले इंटरेस्ट बुक होता है। अगर मान लो आप लोन पे करते हो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड पे लिखते हो, क्योंकि जो प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है वो कंपनियां खुद कहती है कि आप पहले इंटरेस्ट के बाद जो आपको नेट प्रॉफिट आएगा ना, उस पर मुझे टैक्स देना। जब आप टैक्स दे देते हो ना गवर्नमेंट को टैक्स, फिर दिया जाता है मुझे शेयर होल्डर को डिविडेंड। तो ये चीज, इसलिए ये सीक्वेंसिंग हमेशा सही रहेगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, दिस इज इन सीक्वेंस मैनर। इसको तैयार करने के दो फॉर्मूले हैं। एक होता है आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच। जैसे अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आरओआई में तो होती है, मतलब बैलेंस शीट में क्या होती है, एक एसेट भी होती है, एक लाइबिलिटी होती है। मुझे आरओआई निकालना है, तो मैं अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालूं तो मैं क्या फॉर्मूला लाऊं? ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, अगर लाइबिलिटी लिखा है तो मुझे लाइबिलिटी के अंदर जो लिखा होता है मुझे उस कंटेंट को पढ़ना है। अगर एसेट साइड पे बात करूंगा तो एसेट में जो कंटेंट होता है मैं उसको ही बोल सकता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, कैश, ये सब चीजें कहाँ नजर आती है? एसेट में। अगर हम आपसे डिस्कस करते हैं लोन, ओवरड्राफ्ट, शेयर कैपिटल्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सब कहाँ नजर आता है? लाइबिलिटी साइड से। तो हम आरओआई को तैयार करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइबिलिटी साइड की तरह, एक एसेट साइड। अब हम क्वेश्चन में कौन सा लगाएंगे? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। देखिए, आना दो चाहिए, आपके घर को दो रास्ते जाते हैं, पर आपको कौन से रूट पे जाना है, कौन से रास्ते से बाहर निकलना है, कौन से वाली रास्ते से निकल कर अपने घर तक पहुंचना है, ये तो फिर आप पर निर्भर करता है ना। क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा हमारे को रास्ता मिलेगा, हम वैसे जाएंगे। सेम बात यही होती है कि अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्मूले को चूज करना चाहते हैं तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के हिसाब से आप अपनी खुद दिमाग लगा के सोचेंगे कि मुझे लाइबिलिटी साइड से आंसर निकालना है या मुझे एसेट साइड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आंसर सेम है। जैसे आप अपने घर तक सेम पहुंचेंगे, चाहे रास्ता कोई भी चूज करे, पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे। इसी तरीके से आरओआई के अंदर कोई भी फॉर्मूले
की साइड आप निकालें, चाहे आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच यूज करें, चाहे आप एसेट साइड अप्रोच करें, आंसर वुड बी द सेम। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में अभी बातों में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लोन की बात की है मैंने, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सब चीजें ये कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। एवरीबडी नोज नॉन करंट, एक साल से ऊपर वाली जितनी भी चीज हमें पे करनी होती है वो नॉन करंट पे चली जाती है। तो हम लाइबिलिटी साइड से सिंपल आंसर निकाल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर हम एसेट साइड से निकालना चाहते हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, राइट, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आराम से पढ़िएंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम लाइबिलिटी साइड से निकाल रहे थे तो क्या निकाल रहे थे, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड से हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, ये अगर आप शेड्यूल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 की बैलेंस शीट खोलेंगे और एक बार उसको रिवाइज करेंगे, मैं बार बार बोल चुका था ये बात, तो आराम से देखेंगे नॉन करंट एसेट में क्या आता है। टेंजिबल एसेट्स आती है, जी हाँ। इंटेंजिबल एसेट्स आती है, बिल्कुल आती है। नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल आती है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये कंपनी ने लोन दे रखा है, ले नहीं रखा, तो ये भी आपकी नॉन करंट एसेट का पास होता है। वर्किंग कैपिटल, एवरीबडी नोन व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो पैसे की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। इस तरीके से हम अपनी आरओआई को कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आरओआई, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बच्चों क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि आरओआई को अपने ढंग से कैलकुलेट करने के लिए पहले से कहा जाता है, क्योंकि अगर आप सोचे कि आरओआई को बाद में निकालेंगे तो फिर कंपनी का प्रॉफिट कैसे सही आएगा। देखो, काम करने से पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे इतनी रिटर्न चाहिए, द रिटर्न शुड बी लाइक 10%, 12%, 15%, 16%, एंड देन यू विल कंपेयर कि माई रिटर्न जो आ रही है वो पुरानी रिटर्न के साथ ठीक आ रही है, जो मैंने एस्टिमेटेड किया था क्या वो एक्चुअल की फॉर्म में आ रही है। क्योंकि इस पर कंपनी की बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाती है कि मुझे डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा आ पाएगा तो ही मैं इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा, तभी मैं टैक्स दे पाऊंगा, तभी मैं आरओआई के अंदर शेयर होल्डर को आराम से डिविडेंड दे पाऊंगा। ये इसीलिए आरओआई का फंडामेंटल तैयार किया जाता है बिफोर गिविंग एनी सजेशन टू द समवन एल्स आल्सो। किसी को भी सजेशन देने से पहले अगर आपके पास कोई आता है और आप उसको बोलते हो आरओआई की कंसेप्ट सिखाओ, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए, ये ना नॉर्मली रोज आपकी लाइफ में भी होता है। सोचिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप कहते हो मैं 1 लाख को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैंने बोला आपका जहाँ दिल है आप वहाँ करो, आप करोगे नहीं करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले ये बताओ इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा आएगा। चलो मान लेते हैं, अगर मान ले 15% इंटरेस्ट आएगा तो 1 लाख के ऊपर 15%, 15,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। आप बोलोगे सर इस पे गवर्नमेंट भी तो टैक्स ले लेगी, इस पे हमारे शेयर होल्डर भी तो डिविडेंड ले लेंगे, दुनिया के दूसरे खर्चे भी तो हो जाएंगे, तो मान लो उसमें से 2,000 रुपये खर्चे भी हो गए तो आपको कितनी रिटर्न पड़ी, 13,000 रुपये की पड़ी। तो आप क्या बोल रहे हो कि आपने 13,000 रुपये कमाए, लेकिन ये तो आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, आफ्टर टैक्स हो गया, आफ्टर डिविडेंड हो गया। तो ये गलत बात हुई। इसका मतलब आपको और भी पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा ताकि उसको इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड दिया जा सके। इसीलिए आरओआई का जो फॉर्मूला लिया गया है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नहीं लिया गया, वो रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए गया। रिटर्न जब भी हम वर्ड यूज करते हैं वो प्रॉफिट नहीं होता। जैसे अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या, आर एफ 1/100 हम डिस्कस कर लेते हैं, पर आपको पता है वो जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, टैक्स देने के बाद होता है। पर रिटर्न जो होती है वो रिटर्न टैक्स से पहले होती है। मार्जिन वर्ड यूज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, मार्जिन मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, गेटिंग माई पॉइंट। नेट प्रॉफिट जब यूज करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट के फंडामेंटल की बात करते हैं, तो यानी आफ्टर टैक्स की बात चल रही है। तो आप क्या चाहते हो, मार्जिन की तरह आप यूज करना चाहते हो रिटर्न को, कि मेरे को कितनी रिटर्न मिलेगी, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू। सो दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आरओआई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सिंपल बात करी हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फार्मूले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फार्मूले, क्या पहला फार्मूला है, लाइबिलिटी साइड से और एसेट साइड से। लाइबिलिटी साइड से क्या निकालोगे आप, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर हम एसेट साइड पे बात करेंगे तो कैसे हम यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी सिंपल, ध्यान रखिएगा दोनों जगह नॉन करंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अगर लाइबिलिटी की आई एम टॉकिंग अबाउट यू तो नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर एसेट्स की बात हुई है तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सबको पता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर करंट एसेट्स क्या क्या होती है वो आप बैलेंस शीट में जाके आराम से देख सकते हैं, 1 साल के अंदर आती है, स्टॉक,
कैश, बैंक, ये सब करंट एसेट्स का पार्ट होती है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी जो एक मंथ के अंदर आपको पे करनी होती है, जैसे कि बैंक ओडी हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये आप इजीली बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ पे प्रोवाइडेड कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला आई हैव टेकन विद यू, कि इस स्टेप के अंदर हमें क्या सीखने को मिला। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत वाली बात आई होप सो नहीं होगी, और होनी नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन आई वांट टू डिस्कस विद यू, राइट, व्हाट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, दैट इज आरओआई। नाउ आई एम गोइंग फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज यानी आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अभी मैंने बोला इंटरेस्ट पे कर पाओगे नहीं। एक बात बताओ, कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लगता है? क्या डेप्ट आप लेते हो? अभी बात की थी, लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। बेसिकली इस टर्म को हम कहते हैं DSR। अगर हम सही से इसको हम डिनोट करें, DSR का मतलब डेप्ट सर्विस रेशियो। इसको देखिए, ये डी है, ठीक है, तो ये डी है, और ये जो आपका कंसेप्ट है ये एस है, और ये जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपका आर है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट DSR, डेप्ट सर्विस रेशियो। देखिए, आपने लोन ले लिया, अगर आप ब्याज नहीं करते, पे कर पा रहे, तो अच्छी बात है। नहीं, आपकी कंपनी को पता होना चाहिए कि मैं ब्याज की सर्विस रेशियो क्या है, क्या हम ब्याज टाइम पे कर पा रहे हैं या नहीं पे कर पा रहे हैं। बैंक वालों को सबसे ज़्यादा इस फॉर्मूले से मतलब होता है, क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं, प्रोजेक्शंस होती है, तो बैंक आपसे कहता है कि इस कंपनी का मुझे DSR दिखाओ। DSR मतलब डेब्ट सर्विस रेशियो दिखाओ, क्या आप लोन लेकर टाइमली पे कर रहे हो या नहीं पे कर पा रहे। दिस इज टू बी कॉल्ड एज ए डेब्ट सर्विस रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें इंटरेस्ट कवर किया जा सके। दिस रेशियो इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। देखिए, यहाँ पे डिविडेंड का वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, इनकम टैक्स वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, यानी टैक्सेशन पोर्शन को यूज किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। इसको मैं बोला करता था ICR, दैट इज इंटरेस्ट, आई, सी or R. This is the concept I am using, ICR. This is interest coverage ratio. Interest coverage ratio मतलब profit before interest and tax। तो EBIT इसको हम दूसरी फॉर्म में कहेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट लेने से पहले कितना कमाया, टैक्स देने से पहले कितना कमाया। इस पर डिविडेंड कंसिडर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हम इंटरेस्ट की कवरेज निकाल रहे हैं। आपको पता है बच्चों, इंटरेस्ट पर भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेती है। हमें ये चीज आपने देखी नहीं होगी, इंटरेस्ट का पोर्शन पर भी केडी, केडी का मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। के का मतलब कॉस्ट, डी का मतलब डेप्ट। तो केडी अगर एक टेक्निकल मीनिंग में मैं आपको बताऊं तो ये केडी होता है। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, ठीक है, आप बिजनेस स्टडी की 12th की किताब में आराम से कहीं यूज करिएगा, कहीं एक ऐसी टर्म आएगी, ठीक है, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि केडी क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है। इसी तरीके से यानी इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वही उसकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। समझ रहे हो? अब मैं लोन लेता हूँ 10 लाख का, 10% ब्याज है, तो मेरा 10% क्या है, मेरा डेप्ट का कॉस्ट है। यही बात तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया मेरे को तो इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले तो क्या कमाता है मुझे मतलब है, डिविडेंड बांट ना बांट मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं वो वाला फॉर्मूला तो तुझसे ROI में देख लूंगा। मुझे तो ICR बता तू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि इंटरेस्ट कवर भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। क्या वर्ड यूज हुआ है? फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। जैसे मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया 15% पे, तो 15,000 का आपका ब्याज होगा, तो ये आपका माना जाएगा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। मान लो आपने 2 लोन लिए, एक लोन आपने लिया 1 लाख का 10% से, तो 10,000 रुपये हो गया। दूसरा लोन आपने लिया 1 लाख का 20% से, तो 20,000 वो भी हो गया। तो 10 + 20 30। दिस इज टू बी कॉल्ड एज फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि आप उसको पे करोगे ही करोगे। क्या हम पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारा बैंक कवर कर पा रहा है, नहीं कवर पा रहा। ये रेशियो क्या आप सोचते हो कि मेरे लिए बनाया जा रहा है? ये रेशियो एक कंपनीज के लिए तैयार हो रहा है, और इसका फायदा किसको मिलता है पता है? बैंकिंग इंडस्ट्रीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो कंपनी के लोन प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनी को लोन लैंड किया करते हैं, देते हैं, उस पोजीशन पे मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग इसको DSR की फॉर्म में निकालते हैं, राइट। तो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग नहीं, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं 10% डिवेंचर 1 लाख, तो ये बात मान जाओ कि डिवेंचर के आगे 10% लगा है तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा। 15% लोन 1 लाख, इसका मतलब ये 15% जो बोला जा रहा है ये 1 लाख का 15% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहाँ से निकलता है? यहाँ से। अगर मैं 15% लोन 1 लाख बोलता हूँ तो 1 लाख का 15%, 15,000 इज माई ब्याज, माई इंटरेस्ट। कॉन्सेंट्रेट किया जाए 8.5%। अगर ऐसे डिस्कस हो रहा है 1 लाख, तो 1 लाख का 8.5%। तो समझ गए होंगे आप कि लोन के आगे, डिवेंचर के आगे हमेशा परसेंटेज लिखी होती है। वो जो परसेंटेज है वो उस टोटल अमाउंट का ब्याज बन के काम करती है। दिस इज द कंसेप्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ध्यान रखिएगा, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी। So today we have discussed the two ratio with respect to the interest coverage ratio as well as our ROI। ROI का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम ये बात आपसे करना चाहेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ROI? ROI का फॉर्मूला जल्दी से हमें बताया जाए। ROI का फॉर्मूला क्या था? ROI का फॉर्मूला, ROI का फॉर्मूला बोलो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स इट, कंसेप्ट क्लियर। इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड भूलना नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले, सिंपल। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, क्योंकि पैसा लगा है। लायबिलिटी साइड का मतलब आपको दे दिया मैंने, क्या? शेयर कैपिटल प्लस बोलो लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि एक तरीके से नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर हम बात करते हैं एसेट साइड पे, तो नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इस तरीके से आपकी आरओआई तैयार हो जाती है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं, आई होप सो दोनों फॉर्मूले कवर अप हो। सो यस, तो अब हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कोरोना वायरस की सिचुएशंस। आई डोंट नो कि कैसी होती जा रही है, कैसी नहीं होती जा रही है। इस बारे में हम देखते भी नहीं है और ना हमें देखना चाहिए, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल द गाइज, आई डोंट नो, देखो हमारा काम है सिर्फ, हर एक आदमी को ना एक पावर दी गई है कि वो बोल सकता है, ठीक है। ये पावर नहीं है एक्चुअली, एक राइट है, बोल सकता है। पावर तो इंसान में उन्हीं लोगों के पास होती है जो दुनिया में बड़े लोग होते हैं। सच्ची बात यह है। आज देखिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही है, कितना कुछ हो रहा है। शायद किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे देश को इतनी सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेगी। हाँ, और हर देश की बात करते हो, हमें देश की बात नहीं करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि हमें डिस्कस करना चाहिए कंट्री के ऊपर, हमें करना चाहिए इंसान के ऊपर। क्या आप हर इंसान अपने आप में ये चीज़ जान ले कि देश इंपॉर्टेंट है या इंसान? मैं अकॉर्डिंग टू मी इंसान है ना। तो एक एक ह्यूमैनिटी फैक्टर हमारे अंदर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये बात करते हो कि इंडिया पीछे हो गया या इंडिया आगे हो गया या आज इंडिया दूसरे देशों की तुलना में बहुत अच्छा है, वो उसको दवाइयाँ दे रहा है, व्हाटएवर। आई डोंट वांट टू डिस्कस विद दिस काइंड ऑफ द सिचुएशंस व्हिच इज डूइंग इन द मार्केट। एज ए हमें ह्यूमन बीइंग हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, जिस जो आप सब जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं। बट द क्वेश्चन मार्क इज दैट वी शुड हैव टू मेक द यूनिटी बिटवीन ईच अदर। हमें एक यूनिटी की तरह काम करना चाहिए, हमें एक यूनिटी बनानी चाहिए। हमें गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बिफोर गिविंग एनी सजेशन टू द समवन एल्स, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या बोल सकते हैं उस बात को, कि हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि हमारे देश में 130 करोड़ लाख, जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे बताते हो, हम लोग देखते हैं, आंकड़े की बात करते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा रेशो क्या है? मुझे एक बात बताइए। 60% लोग, ठीक है, 60% लोग अपने घर पे हैं। अगर हम मिडिल क्लास पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, 100 में से 60% लोग मिडिल क्लास पे हैं। 10 से 15% अमीर लोग आराम से, टाटा, रतन टाटा जैसे हो गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, ये सब अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, इनको हम टोटल भी कर दें तो 10% या 15% का इनका रेशियो है। तो 70 to 75% तो पीपल सही बैठे, अगर आप ढंग से चीज़ों को सोचो। आई डोंट वांट टू डिस्कस, एंड यहाँ पे मेरा किसी को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर मैं कहता हूँ, बस मैं फिर भी एक बात रख रहा हूँ। तो बचे कितने लोग? सिर्फ 20%। ये जो सिर्फ 20% है ना सर, यही बहुत कुछ है हमारे देश की। सिंपल सी बात। आप 20% के लिए सब कर दो। ये एक अच्छी बात है कि आप मिडिल क्लास से सब कुछ लो, आप बड़े लोगों से सब कुछ लो। दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। गवर्नमेंट के एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ड्यूटी बनती है हम जो कर सके हम करें, मगर
हमें इस सिचुएशंस को पहले से ही समझने के लिए गवर्नमेंट को इन 20% लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। आई पर्सनली फील दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया पाकिस्तान, ये वो वट, ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है ना, ये कम्युनिटी को खराब कर रहा है। ये एक एक पर्टिकुलर क्लास को हिट करता है, और जब कोई चीज़ पर्टिकुलर क्लास को हिट करती है ना, उससे क्या होता है कि आपकी जो मानवता होती है वो आपस में वैसे ही खत्म हो जाती है। इसमें शायद कोई दोहराए नहीं। अब बार-बार इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को अगर उठाएँगे, उठाइए, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ गुड पॉइंट। जिन्होंने गलत किया या जो जैसा हो रहा है, इट डज़ नॉट मैटर। मैं कह रहा हूँ ये मैटर नहीं करता। अगर आप इस पे सारा समय उस पे ध्यान लगाते हैं, अगर यही चीज़ उन दूसरे लोगों पे ध्यान लगा दिया जाए, तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर 130 लाख करोड़ जो भी आप बोलते हो, इसमें आप चाहे 130 साल भी लगा दोगे, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी। क्योंकि समझने वाला पॉइंट क्या है? क्या कितनी गवर्नमेंट हमारे देश में आ गई और कितना, मैं तो फिलहाल बहुत छोटा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे कुछ वर्ड्स बुरे लगे हों किसी को। मेरा भी यहाँ पे किसी को आघात पहुँचाने का कोई यहाँ पे मसला नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कहना है। बस एक अपनी अपनी एक राय रख रहा हूँ, अपनी एक बात डिस्कस कर रहा हूँ लोगों के साथ, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती और शायद हर कोई जानता है। पर जब भी ये बात इंडिया-पाकिस्तान पे जाके उठती है, तो मैं भी पाकिस्तानी नहीं हूँ, डोंट टेक एनी टेंशन। आई एम नॉट इंडियन बोलकर भी आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि बात समझिए, आप पहले मानव हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। एज़ अ ह्यूमन बीइंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, डज़ नॉट एनी कम्युनिटी, मुझे नहीं लगता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इज़ अ बिग क्रूशियल टास्क फॉर एवरीबॉडी, एंड इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, यू नो दैट। इंडिया ही केवल एक ऐसी चीज़ है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जगह दी है, पनाह दी है और उसी से देश बना है। अब इस मुद्दे को अगर लेकर चलोगे तो बहुत समझ में आने वाली बात है। अगर आप एक यूएस की बात करते हो तो देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश है, ठीक है? तो हमारा ही केवल एक ऐसा देश है जो हर नागरिक को अपने यहाँ पे एक्सेप्ट भी करता है। ना ही उसे मारता है, ना ही उसके ऊपर कोई पेनल्टीज़ एंड चार्ज लगाता है, ना ही लगाने की कोशिश करता है, जो भी है व्हाटएवर। बट बहुत कम ऐसे होते हैं, और दूसरे देशों को देखो। अब इसी बात का यहाँ पे हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बाद में हम हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। मैं एक बात मानता हूँ, अगर कल को किसी और यूनिटी को अगर कल हमारे ऊपर हमला कर दे, लाइक सपोज़ बांग्लादेश ही कर दे, सपोज़ मैं कहता हूँ यूएस ही कर दे, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप यूएस को फिर कम्युनिटी सेंटर बना के खड़े हो जाएँगे? तो ये तो सांप्रदायिकता का मामला है यार, इस पे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। ये एक ह्यूमन नेचर का मामला है। ये एक देश के अंदर एक ऐसी यू नो आपदा के, आप सारे जानते हैं डिसास्टर एक्ट जो बना है, ये जो दुनिया के सीसीए, कैब एक्ट, ये इतने एक्टों ने आपको क्या दे दिया? आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड एंड राइट, बट नो डाउट जिसको जो लगता है वो लगे, हर किसी को बोलने का अधिकार है। बट समझिए बात को कि दंगे फसादों से उठकर ऊपर उठिए। हमारी गवर्नमेंट जितना कर पा रही है कर रही है, हम भी जितना कर रहे हैं। हर कोई कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट को के पास एक ऐसी कंट्रोलिंग पावर होती है जो वो पूरे देश को चला रही है। अगर हम किसी को एक खाना खिलाते हैं तो हम एक आदमी तक प्रबंधित हैं। हम अब साला फेसबुक पे वीडियो बना डालते हैं, हम पता नहीं क्या दुनिया में क्या नहीं दिखाते हैं। हम खाना बना रहे हैं तो उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल, यार ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट इम्पैक्ट फॉर योर just only you to show to someone else that you are happy and you are enjoying. This is not a matter of enjoying. It's a matter of the you know human nature. We should have to consolidate with each other. We should have to make the unity. This is the also uh, you know right time to understand to each other. तो आई डोंट नो कि हो सकता है मैं भी यहाँ गलत हूँ, मैं कुछ इस बारे में नहीं कहना चाहता, बट एक अपनी बात को ऐसे रखना एक मेरे को लगता है। तो हमें ये बात, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें थोड़े दिन में फिर सब एक हो जाना है, ठीक है? ये सब मुझे पर्सनली कुछ सही नहीं लगता है। 2-4 दिन ये लोग करते हैं, फिर ये होता है, देखना आपका पुलवामा अटैक भी 4 दिन बाद बंद हुआ था कोरोना के जाते ही, ये भी कोरोना हो जाने है। फिर देश अपने अर्थव्यवस्था पे चले जाएगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है, फिर सब लोग माए हो जाएँगे। अभी दिमाग खाली है, अभी दिमाग ऐसा है जो जिसको जो समझाएगा वो घुस जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है, और ये सिचुएशन एनालिसिंग सिचुएशन है, ना कि दिमाग में घुसाने की सिचुएशन है। दिस डिपेंड ऑन यू हाउ टू एनालाइज़ द सिचुएशन इनटू द मार्केट। कई लोगों को एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। सो वी हैव टू डिस्कस इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। एज़ अ कम्युनिटी वी आर वन, एज़ अ इंडियन वी आर वन। सो डोंट थिंक एक्स्ट्रा and try to maintain the social distance and देखो, गवर्नमेंट कहे या ना कहे, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये हमें करना है। मैं तो नहीं मानता कि गवर्नमेंट 10 बार बोल रही है। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है सैलरी नहीं काटनी चाहिए, गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि ये भी करना चाहिए, गवर्नमेंट तो कह रही है ये भी करना है। मुझे एक बात बताइए, इंडिया में कितने लोग गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं? आज हम उस
बात समझ पा रहे हैं, लेकिन ये खुद पर होता है, ये खुद पर हो रहा है कि हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं भी कहती तो भी ये ऐसा खतरा है जिसमें आप आपकी जान जा सकती है। तो लोग कहाँ जाएँगे यार? ये कॉमन सेंस की बात है। आप बार-बार अपील किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अपील करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात सोचिए, मिडल क्लास पर्सन, और फिर से मैं रिपीट करूँगा, 60% अराउंड, 15% अराउंड सबसे टॉप क्लास पर्सन, ठीक है? यानी कि अमीर लोग। 75% तो आबादी यहीं पर नहीं करेगी ऐसा काम, क्योंकि इनमें से मोस्ट आर एजुकेटेड, अंडरस्टैंड, करेंगे तो 2-4% उसको आप रोक नहीं सकते। तो 75 का 70% लोग तो बिल्कुल हिट करके अपनी पूरी बातों को मानेगा। देखिए, मानता कौन नहीं है? जिसको परेशानी हो। कुछ लोग जान के करते हैं और कुछ परेशानी वाले होते हैं। तो अगर हम परेशानी वाले लोगों की व्यवस्था को ठीक करें, फिर से रिक्वेस्ट है मेरी, तो शायद ऐसा बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आप 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा सकते हैं, मगर वो बेचारा 1 ही खा रहा है। तो उस एक का महत्व हमारी 4 रोटी से ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड इट, टेक इट and take the decision accordingly. I don't know. I'm not a government, or I'm not a member of government also. I do not want to become anything more. Right? I'm very simple person. I want to just clear out of all the things and be happy, be cool. हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में जस्ट डू द बेस्ट कर। तो हम एक जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, ना हमें मिला ना तुम्हें मिला, ना हमें मिला ना तुम्हें मिला, जो मिला अपने नसीब को मिला। ना हमें मिला ना तुम्हें मिला, जो मिला हमें नसीब को मिला। नसीब से ही बड़ा होता है इंसान, नसीब से ही बड़ा होता है इंसान, मगर भूलो मत, मगर भूलो मत, जो मिला वो कर्मों से भी ज़्यादा मिला। देखो, बात सीधी सी है। So we will discuss later. So today we have discussed the interest coverage ratio and ROI. So students, try to maintain the balance, try to maintain the social distance, proper consideration of all the facts, and if any help you required regarding study, what I can do, I can deliver to you. इससे ज़्यादा देखिए, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के तरीके से सोचना बनता है, क्योंकि वो उसकी एज है। हम भी आज स्टूडेंट ही हैं, हम भी स्टूडेंट थे, तो हर ये फिर वो बड़ी बात हो जाएगी, कौन क्या है कौन क्या नहीं, हमें नहीं करना ये मैटर। तो लाइफ का हर एक बंदे को प्ले रोल निभाना पड़ता है। सो आई थिंक आपके पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, दिस इज़ गुड टाइम, एंड फटाफट अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से समझना चाहिए। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।